दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 907 नंबर सब्जेक्ट की। इससे पहले 901 से लेकर 906 तक के सारे सब्जेक्ट आपके करा दिए गए हैं। यहाँ पर हम पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी, जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को एकीकृत रूप में पढ़ाने की वकालत करती है। तो आपको वो समय बताना है जिस समय इसको प्रस्तुत किया गया था। तो इसको प्रस्तुत किया गया था 2005 में। 2005 में जो है एनसीएफ प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, पर्यावरणीय अध्ययन की कक्षा में एकलव्य कार्यक्रम का मुख्य सरोकार क्या है। तो एकलव्य कार्यक्रम ये बोलता है कि इसमें जो भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में बाल केंद्रित जो शिक्षा हो वो मजबूत हो, यानी कि जो शिक्षा हो वो बाल केंद्रित हो, ठीक है, और खोज आधारित हो यानी कि डिस्कवरी बेस्ड हो, और गतिविधि आधारित हो यानी एक्टिविटी बेस्ड हो। ये एकलव्य कार्यक्रम का मुख्य सरोकार रहा है। इसमें अगला पूछा गया है, अन्वेषण विधि के प्रतिपादक या जनक कौन माने जाते हैं। तो इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोला जाता है, और इसके प्रतिपादक जो है वो कौन है, तो सभी को पता होना चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग को जो है इसका प्रतिपादक कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में किसी ऐतिहासिक इमारत या स्थानीय बैंक का भ्रमण करना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। कौन से शिक्षण विधि यहाँ पे शामिल किया जाएगा, तो यहाँ पे शामिल किया जाएगा क्षेत्र भ्रमण विधि, ठीक है ना। क्षेत्र भ्रमण विधि जो है इसमें काम आता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक और, फील्ड ट्रिप विधि, है ना। फील्ड ट्रिप विधि होगा वो भी इसमें काम आता है। तो दोनों ही आप लिख सकते हैं, यानी पर्यटन विधि आप इसको हिंदी में लिखें, और क्षेत्रीय भ्रमण विधि भी आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन यानी ईबीएस की प्रकृति कैसी है, विषय आधारित है या एकीकृत है। तो हम बोलेंगे प्राथमिक स्तर जो तीसरी से पांचवी कक्षा का अध्ययन होता है, इसमें पर्यावरण शिक्षण या अध्ययन जो ईवीएस है, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये जो है एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यानी कि इसमें जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों को एक साथ में पढ़ाया जाता है, अलग अलग विषय नहीं होते हैं इस प्राथमिक स्तर में। प्राथमिक स्तर में आप देखोगे विज्ञान का विषय नहीं होता है, सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं होता है, और ना ही पर्यावरण का विषय होता है। तीनों विषय को मिलाकर के ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण करवाया जाता है, जिसमें तीनों विषय शामिल होते हैं, इसलिए इसको एकीकृत विषय बोला जाता है। पर्यावरण के मुख्य दो घटक कौन से हैं, तो दो घटक जो है मुख्य हैं, एक तो है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक, जिसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा पृथ्वी पर किस देशांतर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, ये 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। इसमें पूछा गया है, पर्यावरण शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले OHP का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो OHP को बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। OHP को बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये विजुअल सामग्री है, यानी कि दृश्य शिक्षण सामग्री है, जिसका उपयोग जो है डिजिटल माध्यम से पढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान क्या है, यानी फर्स्ट स्टेप जो है वैज्ञानिक विधि में कौन सा लिया जाता है, तो वो होता है आपका समस्या की पहचान करना, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जब इसको बोल सकते हैं अवलोकन, ठीक है। अवलोकन भी इसका जो है आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अवलोकन जो है इसका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसको समस्या की पहचान बोल सकते हो या फिर अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में चिंतनशील शिक्षण का क्या अर्थ है। चिंतनशील शिक्षण का मतलब है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षक और छात्र जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वयं मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर अधिगम के लिए आकलन क्यों आवश्यक है। जो प्राथमिक स्तर पे हम जब पढ़ाते हैं तो अधिगम के लिए जो आकलन है वो क्यों किया जाता है। तो इसमें
ये आकलन जो है कमियों को पहचानने, त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है, शिक्षण की कमियों को। और जो शिक्षित विद्यार्थी हैं उनके अंदर जो भी त्रुटियां हुई हैं उनको समझाने के लिए, समझने के लिए और उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण में पूछताछ विधि, इंक्वायरी मेथड के कोई दो लाभ लिखिए। तो इसके हम जो लाभ बता सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है। एक तो सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। पूछताछ विधि में जो है छात्र और शिक्षक जो है आपस में सीखते हैं, ठीक है, ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होता है, ये दूसरा लाभ है। सर्वेक्षण या क्षेत्रीय अध्ययन विधि के मुख्य दो उद्देश्य क्या हैं। तो ये वास्तविक जीवन से जुड़ाव पैदा करता है, ठीक है, और डेटा संग्रहण की कौशल क्षमता को बढ़ाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सक्रिय अधिगम प्रविधि के दो उद्देश्य आपको बताने हैं। एक्टिव लर्निंग मैथोलॉजी जो होता है उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो स्वयं सीखने की क्षमता का विकास होता है इसमें, ठीक है ना, ताकि बच्चे जो है स्वयं करके सीखते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा हम बता सकते हैं इसमें, इसका लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है। तो संयोगात्मक भावना का विकास होता है, क्योंकि बच्चे जो है समूह में कार्य करते हैं, आपस में सहयोग के द्वारा चर्चा करते हैं और उससे उनका सामाजिक विकास होता है। अगला जो क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है, प्राथमिक स्तर पर इसकी क्या उपयोगिता है। पोर्टफोलियो जो है किसी छात्र के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में किए गए कार्यों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। पोर्टफोलियो के बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। इसमें छात्र के चरित्र, ठीक है, उनके लिखित कार्य, उनकी कविताएं और शिक्षण संबंधी जानकारियों पर टिप्पणी लिखी होती है शिक्षक के द्वारा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में त्रिभाषा नीति का क्या अर्थ है। तो त्रिभाषा नीति क्या कहती है। त्रिभाषा नीति ये कहती है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो है अ, उसी भाषा में, मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में जो वहाँ की बोली जाने वाली भाषा है, उसी में बालकों को जो है शिक्षित किया जाए, यानी कि उनको शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। द्वितीय भाषा में जो है हिंदी को इसमें शामिल किया गया है। और तृतीय भाषा में अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भाषा जो पहली और दूसरी दोनों ना हो, उसको शामिल किया गया है। पर्यावरण अध्ययन में स्थान और समय की अवधारणा को बच्चे को कैसे स्पष्ट करेंगे आप। तो पर्यावरण अध्ययन में आप जो है स्थान की अवधारणा कैसे करें, उसके घर से स्कूल का रास्ता मानचित्र में हम दिखा सकते हैं। वहाँ पर दिशाएं, उनको दिशाओं के बारे में ज्ञान या बोध करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए दैनिक जीवन में जो भी टाइम टेबल हम बना करके बता सकते हैं कि भोजन कब करते हैं, दोपहर का भोजन, खेलने का समय क्या होता है, सोने का समय क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन का समय क्या है, सूर्य की स्थिति बदलती है, परछाई देख करके उसका अवलोकन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें बताया जा सकता है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये बाल केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए, इसमें एक रटने की पद्धति का निषेध होना चाहिए, यानी कि रटने की पद्धति इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा समावेशी और एकीकृत भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में पुस्तकालय के महत्व और इसके संगठन पर प्रकाश डालना है। तो महत्व हम बता सकते हैं कि जो है ये, क्योंकि ये पर्यावरण जो है एक व्यापक विषय है, बहुत बड़ा विषय होता है। तो पुस्तकालय में जो बच्चे हैं, बच्चों को जो है पुस्तकालय में पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का परामर्श देना चाहिए, आदत डालनी चाहिए, ठीक है। और जो अच्छी पुस्तकें हैं, संदर्भ पुस्तकें जिसको बोला जाता है, पर्यावरण की पत्रिकाएं हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी कोई कहानियां हैं, बच्चों को जिज्ञासा को शांत करने में मदद करती है, उनका उपयोग इसमें करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है बाल सुलभ तक पहुंच होनी चाहिए उनकी, यानी कि प्राथमिक स्तर तक पुस्तकालय की पहुँचे आसानी से होनी चाहिए, पहुंच आसानी से होनी चाहिए। अलमारियाँ जो है इतनी होनी चाहिए, मतलब ओपन टाइप में होनी चाहिए, सेल्फ वाली ना हो करके ओपन टाइप होनी चाहिए, ताकि ये बच्चे उसमें आसानी से पहुंच सके और जिस बुक की ज़रूरत है उसको निकाल सके। आकर्षक वातावरण तैयार करना चाहिए। इस तरह से सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, मानव और पर्यावरण के अंतः संबंधों को स्पष्ट करने वाले 3 प्रमुख पहलुओं को लिखना है। मानव और पर्यावरण के बीच में जो आप अंतर संबंध बता सकते हैं, तो उसमें निर्भरता का पहलू होता है, रूपांतरण या संशोधन का पहलू हो सकता है, पर्यावरण प्रभाव का पहलू हो सकता है। ये सब चीज़ें इसमें चर्चाएं कर सकते हैं। पर्यावरण की कक्षा में
परिचर्चा विधि यानी कि ग्रुप डिस्कशन के संचालन की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें प्रारंभिक अवस्था होती है, फिर क्रियान्वयन अवस्था होती है जिसमें एग्जीक्यूशन करते हैं, और समापन यानी निष्कर्ष अवस्था भी इसमें शामिल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे पर्यटन विधि की 4 मुख्य विशेषताएं या और पर्यावरण शिक्षण में इसके महत्व को समझाना है कि इसकी कौन कौन सी 4 जो है मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं पर्यटन विधि की, और इसकी समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो पर्यावरण में अगर हम पर्यटन विधि कराते हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, स्थानीय जुड़ाव पैदा होता है, इंद्रियाजनित अधिगम होता है यानी इंद्रियों से हम सीखते हैं। उसके अलावा जो है आनंदमयी प्रक्रिया होती है, मतलब इसमें मज़ा आता है। महत्व क्या है कि जो है बच्चे ना अपने परिवेश परिवेश से जुड़ जाते हैं, आसपास के वातावरण से जुड़ जाते हैं, और जो डेटा संग्रहण है, पर्यावरण की संरक्षण है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया प्राथमिक स्तर पर एकीकृत रूप में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की आवश्यकता और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। प्राथमिक स्तर पर एकीकृत रूप में यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो आपका पर्यावरण है ईवीएस, इनको पूरे को एक साथ में पढ़ाने से हमारा व्यवहारिक समझ जो है वो अच्छी बनती है। एनसीएफ 2005 कई अनुपालना होती है, जो 2005 एनसीएफ कहता है उसकी अनुपालना इसमें होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों का सविस्तार वर्णन करना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, इसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता, संरक्षण और संवेदनशीलता, ये सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, कई बार बता चुके हैं हम आपको। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में इसके मुख्य उद्देश्यों और लाभों का विस्तृत वर्णन आपको करना है। अगला जो प्रश्न है पाठ योजना से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण जो आपका अध्ययन है इसके किसी एक प्रकरण पर पाठ योजना का निर्माण करते हुए उसके मुख्य पदों को आपको लिखना है। तो पाठ योजना जो है ये क्या होता है, पूर्व जो पढ़ाने से पूर्व जो शिक्षक है वो एक लिखित रूपरेखा तैयार करता है जिसको ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, यही पाठ योजना कहलाती है। ठीक है, और इसमें सामान्य जानकारी, जो पहला पद है उसमें सामान्य जानकारी रखते हैं, दूसरे पद में हमसे सामान्य उद्देश्य हैं उसके बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम तीसरे स्टेप में क्या कर सकते हैं, उसमें हम कर सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या हो सकता है। चौथे स्टेप में हम या चौथे पद में हम शिक्षण सहायक सामग्री क्या उपयोग करेंगे, तो ये सब चीज़ें इसमें रख सकते हैं। उसके अलावा जो है पूर्व ज्ञान का परीक्षण हम कर सकते हैं, यानी कि हमारी प्रस्तावना कैसी रहेगी। ठीक है, और उसके अलावा जो है अगला उद्देश्य हम कर सकते हैं उद्देश्य कथन, यानी आज जो हमने पढ़ाया है बच्चों को वो उसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर प्रस्तुतिकरण जो है और मूल्यांकन है, गृह कार्य है, ये सारे स्टेप्स जो इसमें पद होते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख उद्देश्यों एवं प्राथमिक शिक्षा में इसकी आवश्यकता पर एक निबंध लिखना है। तो आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं, प्रस्तावना से शुरू करते हुए मुख्य उद्देश्य बताते हुए जो है आप इसमें बता सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, और पर्यावरण अध्ययन में इसके विभिन्न सोपान उदाहरण सहित आपको समझाने हैं। वैज्ञानिक विधि के जो आप है उसको बोल सकते हैं योजनाबद्ध, तार्किक और क्रमबद्ध तरीका होता है किसी समस्या के समाधान को पता करने के लिए, सत्य तक पहुंचने का। और इसके बहुत सारे हैं, समस्या की पहचान, अवलोकन कर सकते हैं, परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, फिर प्रयोग या परीक्षण कर सकते हैं, डेटा संग्रहण और विश्लेषण कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये सारे इसके स्टेप हो जाते हैं। यदि आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं तो बालकों द्वारा समाचार पत्र का विश्लेषण एक संसाधन के रूप में कैसे कर पाएंगे या कराएंगे, इसको स्पष्ट करना है आपको। तो आप न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा सा बताते हुए जो कर्तन उसकी छोटे छोटे जो उसके पीसेस निकालते हैं उसके द्वारा जो है आप थोड़ा सा उसमें समझा सकते हैं, किसी नदी का प्रदूषण के बारे में, मौसम के बारे में। ठीक है, प्रस्तुत कर सकते हैं चर्चाएं। ठीक है, उसके अलावा भाषाई और तार्किक विकास कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को आप इसमें समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री क्या है, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उत्तम अधिगम शिक्षण सामग्री यानी बेस्ट टीएलएम की विशेषताओं का वर्णन जो है आपको वर्गीकरण के साथ में करना है। तो इसमें बहुत सारे वर्गीकरण आप कर सकते हैं जिसमें टीएलएम आ सकता है आपका, जैसे कि हम बोल सकते हैं जिस टीएलएम मतलब होता क्या है।
वो शिक्षण सामग्री जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वही दृश्य श्रव्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। जैसे टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ें। अच्छे जो आपके मूलभूत जो अच्छे दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो विशेषताएं हो सकती है कि जो सामग्री हम उपयोग कर रहे हो वो बाल केंद्रित हो, सरल और स्पष्ट हो, स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई हो, है ना, आकर्षक लगे, क्रियात्मक हो, सुलभ और कम लागत वाली हो, ठीक है ना, और बहु इंद्रिय अधिगम जो है, मतलब इसमें देखने, सुनने और छूने का भी अनुभव मिले, इस तरह का जो है विशेषताएं इसमें हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आपका, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाई है, या फिर आप जल्द से जल्द तैयारी करना चाहते हैं और 95 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं आप, तो आराम से जो है आप हमारे नोट्स के माध्यम से भी इसके प्राप्ति कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पर जो जो भी आपको नोट्स चाहिए अपना ईयर लिख करके भेज सकते हैं। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको भी हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको लिए बनाया गया है, ताकि आपको अगर इंग्लिश में समस्या आती है तो आप हिंदी में उसको समझ सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? पर्यावरण अध्ययन में इसके मुख्य उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन करना है। मूलभूत जो सिद्धांत है वो क्या है? तो हम बोल सकते हैं बहुत सारे इसके मूलभूत सिद्धांत है पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। इसके अलावा जो है आपसे नेक्स्ट पूछा गया है, एक विज्ञान या पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगशाला प्रबंध, ठीक है, और नियोजन किस प्रकार करेंगे और रणनीति बनाइए, तो इसकी रणनीति के बारे में आपको समझाना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इससे पहले बाकी आपके सारे विषय करवा दिए गए हैं, जिसकी थंबनेल हमेशा वीडियो के एंड में आती है। आप उस पर टच करके सारे विषय को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।